स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। औद्योगिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका व्यापक रूप से उर्वरक उत्पादन, इस्पात निर्माण, तेल शोधन और बिजली उत्पादन जैसे उद्योगों में उपयोग किया जाता है। 2. यद्यपि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, परंतु पृथ्वी पर हाइड्रोजन तत्व दुर्लभ है तथा आमतौर पर जल जैसे संयुक्त रूपों में पाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाइड्रोजन एक प्रमुख औद्योगिक ईंधन है जिसका उपयोग अमोनिया, एक प्रमुख उर्वरक, इस्पात, रिफाइनरियों और विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। अतः कथन एक सही है। हालांकि अब निर्मित सभी हाइड्रोजन को तथाकथित ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है क्योंकि वे कोयले से उत्पादित होते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, लेकिन शुद्ध या मौलिक हाइड्रोजन पृथ्वी पर दुर्लभ है और आमतौर पर पानी जैसे संयुक्त रूपों में मौजूद होता है। अतः कथन दो सही है। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे भारत द्वारा बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसमर्थन के बाद अधिनियमित किया गया था। 2. यह लिंग तटस्थ है और कानूनी प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पॉक्सो अधिनियम 2012 बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से निपटने के लिए बनाया गया था, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है। इसे भारत द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। अतः कथन एक सही है। यह अधिनियम लैंगिक भेदभाव रहित है, जो लड़के और लड़कियों दोनों को यौन शोषण से बचाता है। इसमें विशेष न्यायालयों द्वारा अंतरिम मुआवजा और तत्काल जरूरतों के लिए बाल कल्याण समिति के माध्यम से तत्काल राहत का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वस्तु एवं सेवा कर संग्रह वृद्धि में छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष पर रहा, जिसमें पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। कर राजस्व में यह वृद्धि इसके नीतिगत उपायों और प्रवर्तन रणनीतियों की प्रभावशीलता को उजागर करती है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की? ए 97वां संशोधन, बी 100वां संशोधन, सी 101वां संशोधन, डी 102वां संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 101वां संशोधन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वस्तु एवं सेवा कर एक मूल्यवर्धित कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से एक राष्ट्र एक कर के नारे के साथ पेश किया गया था। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम कैसे स्थापित किया गया? ए संसद के एक अधिनियम के माध्यम द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम द्वारा, सी संविधान के एक प्रावधान के अनुसार, डी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम द्वारा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कॉलेजियम सिस्टम न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम द्वारा विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? ए अनुच्छेद 121, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 126, डी अनुच्छेद 214। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 124। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अतः विकल्प बी सही है।
अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों और भूमि स्वामित्व को मान्यता देना है, जो बिना किसी औपचारिक दस्तावेज के वनों में आवास कर रहे हैं। 2. यह वन में रहने वाले समुदायों को वन संसाधनों का स्थायी प्रबंधन और संरक्षण करने के साथ साथ उन्हें बेदखली और विस्थापन से बचाने का अधिकार देता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वन अधिकार अधिनियम 2006 इसे वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को आधिकारिक रूप से वन अधिकारों और पट्टेदारी को मान्यता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो अपने अधिकारों के औपचारिक दस्तावेजीकरण के बिना पीढ़ियों से इन वनों में आवास कर रहे हैं। अतः कथन 1 सही है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि तक स्थायी पहुंच और वन संसाधनों के उपयोग को सक्षम करके जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देकर और उन्हें अवैध बेदखली और विस्थापन से बचाकर इन समुदायों को सशक्त बनाना है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 2008, बी 2010, सी 2012, डी 2017। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2008। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जिसे भारत के संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने का दायित्व निर्दिष्ट किया गया है। इसका गठन वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत किया गया था। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी एजेंसी ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए भारत की नोडल संस्था के रूप में कार्य करती है और सार्क ड्रग अपराध निगरानी डेस्क जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय करती है? ए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, बी राजस्व खुफिया निदेशालय, सी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एनसीबी भारत की एक नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। बता दें कि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है और सार्क ड्रग अपराध निगरानी डेस्क जैसे पहलों में भाग लेता है। अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी बेंगलुरु। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।